ये लेक्चर 1 का पार्ट 3 है। यहाँ पे भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ब्लैंक इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अक्रॉस इट या इन इट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तीनों जो भी केसेस हैं उसको स्टडी कर लेते हैं। तो ऐसा कहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वोल्टेज। ठीक है, ये आप समझना है आपको। और अक्रॉस जो भी एलिमेंट है इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो किसके क्रॉस, कौन से एलिमेंट के क्रॉस जो वोल्टेज होता है उसका इक्वेशन होता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के बराबर हो। तो सबसे पहले तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को समझ लो। तो ये होता है आपका डी आई बाई डी टी। तो आप लोगों को पता होगा कि जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर, ठीक है, और एक होता है आपका रजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर। ठीक है, तो रजिस्टर में जो वोल्टेज है वो क्या होता है, आई इंटू आर होता है, आई इंटू आर ये होता है। फिर कैपेसिटर भी आप जानते हैं, कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज किसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है वी, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाता है 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। ऐसा आपका यूज़ हो जाता है किसके लिए, कैपेसिटर में वोल्टेज निकालने के लिए। और यहाँ पर अगर आई की बात करें तो सी डी वी डी टी होता है ऐसा। लेकिन इंडक्टर में हो जाता है v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो L है कांस्टेंट, तो आपका v किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, डी आई बाई डी टी के। सो यहाँ पे v इज़ प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे इंडक्टर। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन इट। सो द करेक्ट आंसर इज इंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Here three resistors 150 ohm, 200 ohm and 600 ohm are connected in parallel। तो चलिए इनको पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है 150, देन दिया हुआ है 200 एंड देन दिया हुआ है 600। तो इनको हम पैरेलल में इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया 150, मैं ओम नहीं लिख रहा हूँ, है ना, 200 और ये हो गया 600। ये सभी कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका क्या निकालना है, आर इफेक्टिव, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी। अगर ऐसे आपके दो रजिस्टर कनेक्टेड है, सपोज R1 और R2 है, ठीक है, या यहाँ पे R है और ये मान लो n टाइम्स है, इसी R का n टाइम्स है मान लो। ठीक है, तो आपका जो R इक्विवेलेंट या R इफेक्टिव जो होगा वो क्या होगा, तो ये R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, R इफेक्टिव आपका जो बड़ी संख्या मतलब NR है ना, डिवाइडेड बाई n+1 होती है। तो यहाँ पे देखो 200 और 600 का अगर आप देखो, मतलब यहाँ पे आपको देखना है, तो इस पे अगर अपन देखते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है 600 डिवाइडेड बाई कितने टाइम्स है, 200 का 3 टाइम्स है। 600 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 200 लिखा जा सकता है। तो 3 टाइम्स होने के कारण 3+1 लिखेंगे और ये आपको देगा 600/4 और 600/4 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 150। करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका बच गया 150, पहले जो पहले से 150 है और दूसरा जब इनका इक्वेट किया हम लोग यहाँ पे निकाले, मान लो इसको R1 बोल देते हैं। तो ये जो R1 आया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने से, दैट इज़ ऑल्सो 150। यूनिट में जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, आप समझो यहाँ पे ओम है करके। ठीक है ना, अब ये आर इफेक्टिव हम निकालेंगे तो ये हो गया 150 150। जब दो पैरेलल वाले बराबर हों, इक्वल हो, तो क्या कर देते हैं, बाई 2 हो जाता है। ठीक है ना, तो आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा आपका, जो 150 ओम है वो डिवाइड बाई 2, तो ये आपको मिलेगा 75 ओम्स। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In an element from t equal to 0 to t equal to 5 second, 12 कूलम of charge is entered। सपोज आपके पास कोई क्या है, एक एलिमेंट है और वायर से ये कनेक्टेड है। तो इस पॉइंट से, पॉइंट ए से यहाँ पे कितने कूलम, 12 कूलम का चार्ज एंटर होता है, जो कि t इक्वल टू 0 सेकेंड से
कहाँ तक जाता है, t इक्वल टू 5 सेकेंड तक जाता है। तो जो टाइम इंटरवल हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका, 5 सेकेंड का हो रहा है। और यहाँ पे चार्ज की वैल्यू दी हुई है q, ठीक है। ओके, फाइंड द फ्लो ऑफ करंट, बहुत आसान है। करंट आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है q बाई टी होता है। तो आप जब करंट की वैल्यू निकालेंगे दैट इज़ q बाई टी, सो हियर पुट q इज इक्वल टू 12 कूलम, कूलम में ही रखना होता है, और t हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे मिल जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 2.4 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया द टोटल चार्ज क्यू टी इन कूलम्स दैट एंटर्स द टर्मिनल ऑफ एन एलिमेंट इज, मान लो कोई भी एक एलिमेंट है, इसके जो टर्मिनल है इस पर एंटर करता है कोई चार्ज, ठीक है, यहाँ से चार्ज एंटर कर रहा है, वो है क्यू टी जो कि कूलम में है, ठीक है। उसका इक्वेशन यहाँ पे दिया है। तो इक्वेशन में थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पे ये जो 1 लिखा है ये 1 नहीं है, ये टी है एक्चुअल में, इसको टी बना लेंगे, मिस प्रिंट है। तो टी जब लेस देन 0 है तो चार्ज 0 है, ठीक है, मतलब कोई भी करंट नहीं होगा। यहाँ पे बोला गया डिटरमिन द करंट एट 5 सेकेंड, ठीक है, तो वही देख रहे हैं अपन। फिर 0 से 2 सेकेंड तक भी क्यू टी है, ठीक है। फिर आपका t इक्वल ग्रेटर देन 2 पे, मतलब ये वाला केस आ जाएगा। तो ये क्या है, 3 प्लस ई टू द पावर माइनस 2 टी माइनस 2, ये आपका क्यू टी को बता रहा है, ठीक है। तो ये क्यू टी हो गया। कूलम्स में आपको क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द करंट एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, आपको करंट निकालना है एट 3 इक्वल टू 5 सेकेंड पर, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द करंट। तो करंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो आई टी होता है, आई टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। तो आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा पहले, फिर आप वैल्यू रखोगे यहाँ पे टी की, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब अपन डी क्यू बाई डी टी करेंगे तो डी डी टी और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 प्लस ई टू द पावर माइनस 2 टी माइनस 2, क्लियर है। तो जब आप ऐसा करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है तो यहाँ आ जाएगा 0 प्लस, यहाँ पे सेम आ जाता है ई टू द पावर माइनस 2 टी माइनस 2, बट अगेन इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, माइनस 2 इंटू टी माइनस 2 का, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा ई टू द पावर माइनस 2 टी माइनस 2 और इंटू यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, और टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और 2 का 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0। तो आपके पास में आ गया माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 2 टी माइनस 2। अब आपको ये आई टी है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम रखना है क्योंकि करंट क्या कब पूछा है, 5 सेकेंड पर। तो आप रखेंगे तो क्या आ जाएगा, आई 5 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2 ई टू द पावर, देखो 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, 3 इंटू 2 6 माइनस 6। तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। ये करंट आ जाएगा 5 सेकेंड पे। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो बेसिक्स ही है आपके करंट के बेसिक्स हैं, उसी से बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछा गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया कंसीडर एन एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज एज फॉलोज। देखो वी टी इज इक्वल टू बताया गया है आई स्क्वायर टी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बोला गया है वी टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर टी। जब भी ऐसा रिलेशन होता है स्क्वायर्ड रिलेशन, स्क्वायर्ड रिलेशनशिप, तब ये आपका लीनियर नहीं रहता है, ये क्या हो जाता है आपका नॉन लीनियर। खैर ये टॉपिक देखो सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या पूछ रहा है, इसको समझना है आपको, यही ट्रेंड एनालिसिस है। तो अब देखो स्क्वायर्ड रिलेशन पूछ रहा है मतलब ये नॉन लीनियर होगा। आपने देखा होगा रेजिस्टेंस है उसमें भी देखोगे V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, स्क्वायर है कहीं पर भी तो नॉन लीनियर में आ जाता है वो। तो ये नॉन लीनियर वाले में आ जाएगा, तो ये पहले दो ऑप्शन तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गए, सेकंड वाले जो ऑप्शन है वो आपके फाइनल होंगे, ठीक है। तो
यहाँ पे टाइम इनवेरिएंट पूछा है, नॉन लीनियर तो समझ आ गया, टाइम इनवेरिएंट भी पूछ रहा है। तो टाइम इनवेरिएंट का मतलब ये है कि टाइम के साथ वेरी ना हो, जो वैल्यूज़ हैं वो वही रहें, वो बदले ना, ठीक है ना। जैसे अगर v इक्वल टू 5 सेकेंड पर जो वैल्यू है ये आ रही है आई स्क्वायर 5 से, ठीक है। अगर v 6 सेकेंड पर निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर 6। तो ये टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है, सेम है। देखो यहाँ भी 5 रख रहे हैं तो यहाँ भी 5 यूज़ कर रहे हैं। इसका और बेटर एक्सप्लेनेशन हो सकता है, बट अभी अपन जस्ट क्वेश्चन के ट्रेंड देख रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, इजी तरीके से शॉर्ट मेथड से आपको मैं समझा रहा हूँ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट, जो कि है 2021 के क्वेश्चंस में से। अब यहाँ पे देखो पूछा गया है व्हाट इज़ द एसआई बेस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट आप सब जानते हैं, ये होता है क्यू बाई टी, जैसे चार्ज बाई टाइम ना। यहाँ पे चार्ज का यूनिट क्या होता है आपको पता है, कूलम होता है, ठीक है। और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो करंट क्या हो गया आपका, कूलम पर सेकेंड। बट यहाँ पर देखो सेकेंड पर कूलम दिया है, जो कि गलत है। कूलम सेकेंड दिया है मल्टीप्लाई में, ये भी गलत है। कूलम पर मिनट दिया हुआ है, तो पर मिनट में ऐसा यूनिट नहीं होता, ऐसा ही में टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, तो ये भी गलत है। तो बचा एम्पियर, ये करेक्ट होगा, क्योंकि इसी को कूलम पर सेकेंड को ही हम क्या बोल देते हैं, एम्पियर बोलते हैं। सो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फिर दिया विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द लीस्ट रेजिस्टिविटी। तो इनमें से कौन से मटेरियल में रजिस्टिविटी कम है। तो ऑप्शन है पॉलीस्टाइरीन, कार्बन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। अब देखो यहाँ पे जो कंडक्टर है उसका क्या होगा, रजिस्टिविटी कम होगा। देखो कोई भी अगर कंडक्टर है तो इसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है, रजिस्टिविटी कम होगी। अगर सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर, तो उसकी रजिस्टिविटी कंडक्टर से ज़्यादा होती है। और इंसुलेटर है तो उसकी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इनमें रिलेशन होता है। तो देखो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, रो सेमीकंडक्टर, रो इंसुलेटर और रो कंडक्टर। रो मीन्स रजिस्टिविटी, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं रजिस्टिविटी। तो जो कंडक्टर की रजिस्टिविटी सबसे कम होगी, फिर सेमीकंडक्टर की होगी, फिर इंसुलेटर की होगी। इसी में अपन कंडक्टिविटी को भी देख लेते हैं, क्योंकि क्या पता कंडक्टिविटी से पूछ ले नेक्स्ट एग्जाम में। सो कंडक्टिविटी अगर देखें सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इज अगेन ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो कंडक्टर है इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो रजिस्टिविटी सबसे कम है। फिर इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी सबसे कम है तो रजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है। और लीस्ट मतलब होता है सबसे कम। तो कौन से चारों ऑप्शन में आप समझो, पॉलीस्टायरीन है आपका इंसुलेटर, ठीक है, पॉलीस्टायरीन ये है आपका इंसुलेटर। कार्बन और सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है, कार्बन एंड सिलिकॉन। और एल्यूमिनियम है आपका कंडक्टर। तो यहाँ से आपको समझ आ ही गया होगा कि आंसर क्या है। सो आपका जो रजिस्टिविटी सबसे कम है किसका है, कंडक्टर का। कंडक्टर कौन सा है चारों ऑप्शन में, एल्यूमिनियम है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ, इस क्वेश्चन में बोला गया है आइडेंटिफाई द सोर्स दैट हैज़ द फॉलोइंग सिंबल। यहाँ पे एक सिंबल दिया गया है और इसको आपको पहचानना है। देखो तो ये मैं बता चुका हूँ शायद फर्स्ट पार्ट में, फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट सोर्स मतलब किसी चीज़ पर वो डिपेंड करते हैं, सर्किट के किसी वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। वो वोल्टेज भी हो सकता है या करंट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मैंने 4 करंट सोर्स ले लिए, ठीक। अब मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इसको बोला जाता है। जैसे ऑप्शन दिया ना, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स। तो पहले अपन करंट सोर्स ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों क्या ले लिए, करंट सोर्स ले लिए। अब एक करंट सोर्स कैसे पता चला, बीच में एरो है, डायमंड शेप तो रहेगा ही, बीच में अगर एरो है तो आप बोलो उसको करंट सोर्स। तो सी एस मैंने लिख दिया करंट सोर्स। अब अगर ये वोल्टेज कंट्रोल्ड होगा तो जैसे यहाँ पे आपने देखा कि क्या लिखा हुआ है, आई डी इक्वल टू जी वी सी। तो ये वी सी अगर यहाँ पर है
है ना, और वीसी की वैल्यू बदलने से करंट सोर्स की करंट की वैल्यू बदल रही है, मतलब करंट की वैल्यू डिपेंड कर रही है वोल्टेज पर। तो वोल्टेज के बदलने से कंट्रोल हो रहा है आपका करंट, तो वोल्टेज कंट्रोल्ड हो जाएगा ये, तो इसको लिखेंगे वीसी, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। अगर सेम में क्या हो जाता है, आई डी इज इक्वल टू जी आई सी लिख देते हैं, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए ऐसा लिखा हूँ मैं। तो करंट के बदलने से आई डी की वैल्यू बदलेगी, तो करंट कंट्रोल्ड हो गया, ये करंट के बदलने से इसकी करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये आईसी जो है सर्किट के किसी दूसरे एलिमेंट का करंट है, किसी दूसरे पाथ का करंट है, वो आपका सोर्स के करंट की वैल्यू को चेंज कर रहा है, तो करंट कंट्रोल्ड हो गया। लाइकवाइज आप वोल्टेज सोर्स बना सकते हो प्लस माइनस अंदर, तो ये क्या हो जाएगा वोल्टेज सोर्स, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वोल्टेज सोर्स, ये हो गया वोल्टेज सोर्स। अब देखो अगर ये करंट कंट्रोल्ड होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो वोल्टेज सोर्स इसलिए वीडी लिख रहा हूँ, जी वी सी, तो वोल्टेज कंट्रोल है तो वोल्टेज कंट्रोल्ड हो गया यहाँ पे ऐसा, ठीक है। जो सोर्स है आपका इंडिपेंडेंट सोर्स, तो यहाँ पे इसकी जो वोल्टेज की वैल्यू है वो कंट्रोल होगी सर्किट के किसी दूसरे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज से, जो कि होगा वीसी। जैसे आपको मैं एक सर्किट बना के दिखा देता हूँ, मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है, ये ऐसा, और यहाँ पर ऐसा कुछ है, ठीक है। और यहाँ पर आपका है वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू है वी डी बराबर जी, जी कोई कांस्टेंट है, जी वी सी, और वी सी जो वोल्टेज है वो यहाँ का वोल्टेज है प्लस माइनस वी सी। तो इस जगह के वोल्टेज के चेंज होने से आपका जो वी डी है, यहाँ का जो सोर्स वोल्टेज है वो भी आपका चेंज होगा। सिमिलरली आप देख सकते हो वी डी इज इक्वल टू जी आई सी लिख देते हैं, तो यहाँ पे करंट पर डिपेंड कर रहा है, मान लो इस ब्रांच का करंट है आई सी, तो आईसी करंट पर डिपेंड करेगा, अगर यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ आईसी लिख देता हूँ, तो ये और डीप में पढ़ेंगे अपन, तो ये करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। तो अभी जो हमारा दिया हुआ है, पहली बात तो ये करंट सोर्स है, तो ये दो वोल्टेज सोर्स वाले तो गलत हो गए। अब करंट सोर्स में कैसा कंट्रोल है देखो, तो यहाँ पे वीसी है, तो वोल्टेज कंट्रोल, मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से ये पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है। तो मैंने लेक्चर 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीन बनाए हुए हैं, तो पार्ट 3 तक मैंने इसमें पूरे 15-16 जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो आपको देखने को मिला होगा कि आपका जो सिलेबस है एसएससी जेई का, वो है कंसेप्ट्स ऑफ आरएलसी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग दियर वैल्यूज़, फिर है कंसेप्ट ऑफ वोल्टेज करंट पावर एंड एनर्जी एंड इट्स यूनिट्स। तो इस सिलेबस है, लेकिन उसके क्वेश्चंस अभी 2021 में किस तरीके से आ रहे हैं, ये हमने मेड इजी की जो बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वहाँ से लेकर के आपको मैंने समझाया। तो कुछ टॉपिक भी लिखे हैं जो थोड़े से अलग तरीके से आए हैं, जैसे यहाँ पे डिपेंडेंट करंट सोर्स का टॉपिक आया। तो बेसिक्स में आपको ये सब रेडी कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिपीट होती हैं, समझ सकते हो कि किस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आप अगर यहाँ पे देखोगे तो एक क्वेश्चन था हमारा ये वाला, ठीक है, कि किसके कौन सा प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लो अभी इंडक्टर पूछा है, नेक्स्ट एग्जाम में आपका रजिस्टर पूछ सकता है, कैपेसिटर का नहीं पूछा है अभी तक, कैपेसिटर का पूछ सकता है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का पूछा जा सकता है कैपेसिटर का, क्योंकि ये पूछा नहीं है। जैसे यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है ना, तो क्या पूछ सकता है इसको कि द करंट थ्रू यहाँ पे दे देगा ब्लैंक इज करंट थ्रू फलाना जो भी एलिमेंट होगा इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो इसका आंसर हो जाएगा कैपेसिटर। तो जो करंट है ये क्या होता है, कैपेसिटर का जो करंट होता है वो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसके चेंज के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है। तो इस तरीके से रिलेट करके आपको पढ़ना है बाकी चीज़ों को भी। जो क्वेश्चंस ट्रेंड में बता रहा हूँ उस ट्रेंड को पहले समझो और उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं।
तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊं टेस्ट सीरीज़ जिसमें जो ट्रेंड है अभी का, इस तरह के क्वेश्चन जो दिए हुए हैं और उसी से लाइक वाइज क्वेश्चन दूसरे एलिमेंट्स के, ऐसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, अगर इस तरीके का आपको प्रैक्टिस करना है, आप हेल्प चाहते हो, तो कमेंट में मुझे ज़रूर आप बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रिसीव होने पे मैं ये करूँगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए अभी फ़िलहाल अपन नेक्स्ट जो होगा अपना लेक्चर, उसमें 2022 2029 है ना, 2019 है ना, 2018 2017, इस तरह से जो ट्रेंड है 4-5 साल के, वो हम देखेंगे। बहुत पुराने क्वेश्चन पढ़ने का मतलब नहीं है, उतना आसान नहीं रह गया है। तो जो भी चीज़ें हैं आपको बेसिक्स आनी चाहिए पहले, और उसके बाद ये सारा ट्रेंड समझते हुए आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो आपके प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्त, उनके साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।